नमस्ते। आज हम एक ऐसे शानदार सफर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया भर की राजनीति और व्यापार को पर्दे के पीछे से चलाने वाली विशाल अदृश्य ताकतों को डिकोड करेगा। जरा सोचिए, दुनिया भर के देश आपस में कैसे जुड़े हैं और इसके पीछे का अर्थशास्त्र और राजनीति कैसे काम करती है, ये समझना आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वैश्वीकरण के इतिहास से लेकर पूरब और पश्चिम की पुरानी बहस, दुनिया को चलाने वाली जियोपॉलिटिक्स और आखिर में वैश्विक रणनीति के कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों पर नजर डालेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सोचकर देखिए, अगर पूरी दुनिया एक विशाल बाजार बन जाए तो क्या होगा। बिल्कुल यही है ग्लोबलाइजेशन। एक ऐसा सिस्टम जहां देश की सीमाएं मायने नहीं रखती और सामान, सेवाएं और पैसा बिना किसी रोक-टोक के एक देश से दूसरे देश में आसानी से बहता है। और मजेदार बात यह है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। 3000 ईसा पूर्व के सिंधु घाटी और सुमेरियन व्यापार से लेकर सिल्क रोड, वास्को डी गामा की समुद्री यात्राओं और फिर 1991 के आधुनिक बाजार एकीकरण तक ये इंसानी इतिहास का एक लंबा सिलसिला है। अगर हम इसके असर की बात करें तो 1991 का साल कैसे भूल सकते हैं। भारत की एलपीजी नीति यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का एकदम परफेक्ट जमीनी उदाहरण है। इसी फैसले ने विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खोले और हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है पूरब बनाम पश्चिम की गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक बहस। यहां एक बहुत ही दिलचस्प विचारधारा सामने आती है जिसे यूरो केंद्रितवाद या यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। सरल शब्दों में ये एक ऐसा नजरिया है जो ये मानता है कि दुनिया में जो भी ऐतिहासिक विकास या वैज्ञानिक सोच आई है, उसके बिल्कुल केंद्र में सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी सभ्यता रही है। जब हम इन दो चश्मों से दुनिया को देखते हैं तो एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। यूरो केंद्रित नजरिया खुद को लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक और पूंजीवादी मानता है। वहीं दूसरी तरफ जो इस नजरिए को नहीं मानते, वो अपनी समृद्ध प्राचीन विरासत, सांस्कृतिक विविधता और इतिहास में हुए शोषण की बात करते हैं। ये एक ही इतिहास को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। इसी गैर यूरो केंद्रित नजरिए से एक बहुत ही अहम तर्क निकल कर आता है, वो ये कि पश्चिम का ये जो सारा विकास है, ये शून्य में नहीं हुआ। इसका आधार दरअसल एशियाई और अफ्रीकी देशों के संसाधनों का जमकर किया गया औपनिवेशिक शोषण था। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं। आज ये वैश्वीकरण सिर्फ एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है, बल्कि इसके कई नए रूप सामने आ चुके हैं। इस वक्त दुनिया को लेकर कई अलग अलग विचारधाराएं मौजूद हैं। जहां पुराना वैश्वीकरण सिर्फ मुक्त व्यापार और मुनाफे की चिंता करता था, वहीं डी ग्लोबलाइजेशन अपने देश की अर्थव्यवस्था बचाने पर जोर देता है। थोड़ा और आगे बढ़ें तो न्यू ग्लोबलाइजेशन भविष्य के संसाधनों को बचाने की बात करता है, जबकि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का पूरा फोकस जलवायु परिवर्तन जैसे खतरनाक परिणामों से निपटने पर है। ये जो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन का नजरिया है ना, ये उन कड़वी सच्चाइयों पर रोशनी डालता है जिन्हें पहले इग्नोर कर दिया गया था। दुनिया भर में बढ़ती भयानक आर्थिक असमानता, लगातार आ रही जलवायु आपदाएं और सबसे खतरनाक विकासशील देशों का डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में फंसते चले जाना। अब इस विशाल ढांचे को अंदर से चलाने वाली असली ताकतों को समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स। यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल दिमाग में आता है, क्या देश की दौलत और देश की सेना यानी भू अर्थशास्त्र और भू राजनीति वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? एक देश अपनी मिलिट्री पावर और अपनी आर्थिक ताकत के बीच संतुलन कैसे बनाता है? सच कहूं तो ये दोनों आपस में एकदम गहराई से गुंथे हुए हैं। अगर मिलिट्री गठबंधन और सीमा की सुरक्षा जियोपॉलिटिक्स है, तो इंटरनेशनल मार्केट पर कब्जा और संसाधनों पर नियंत्रण जियो इकोनॉमिक्स है। अगर इकोनॉमी डूबी तो राजनीतिक ताकत खत्म हो जाती है, और अगर राजनीति बिगड़ी तो व्यापार के पहिए वहीं जाम हो जाते हैं। और ये जियो इकोनॉमिक्स रातों रात यहां तक नहीं पहुंची है। इसके 4 अहम पड़ाव रहे हैं। 19वीं सदी में कॉलोनियल लूट से शुरू होकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद का दौर, फिर डब्ल्यूटीओ का युग और आज की ये चौतरफा डिजिटल क्रांति। हर दौर ने अपने तरीके से अर्थव्यवस्था को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तो इस पूरे ग्लोबल चेस बोर्ड पर आखिर देश अपने मोहरे चलते कैसे हैं, आइए देखते हैं वैश्विक रणनीति के वो खास सिद्धांत। इस पूरे गेम को कूटनीति की भाषा में जियो स्ट्रैटेजी कहते हैं।
सरल शब्दों में ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जहां कोई देश सिर्फ अपनी भौगोलिक लोकेशन का फायदा उठाकर दुनिया भर में अपना सैन्य और आर्थिक दबदबा बनाने की कोशिश करता है। इतिहास में दुनिया पर राज करने के दो बहुत ही तगड़े लेकिन एकदम उल्टे ब्लूप्रिंट दिए गए हैं। एल्फ्रेड थायर महान का कहना था कि जिसके पास समंदर की ताकत है, दुनिया उसी की है। वहीं दूसरी तरफ हेल्फोर्ड मैकिंडर का सिद्धांत कहता था कि नहीं, समंदर नहीं बल्कि यूरेशिया की जमीन, जिसे उन्होंने हार्टलैंड कहा, उस पर कब्जा ही दुनिया पर राज करने की असली चाबी है। मैकिंडर का वो मशहूर विचार जरा सुनिए। उन्होंने कहा था, जो पूर्वी यूरोप पर राज करता है वो हार्टलैंड को कंट्रोल करता है, और जो हार्टलैंड को कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया पर राज करता है। इस थियरी के हिसाब से यूरोप और एशिया की जमीन का वो विशाल और संसाधनों से भरा हिस्सा ही असली पावर सेंटर है। अब जरा सोचिए, जब ये बड़े बड़े देश अपनी इन रणनीतियों पर काम करते हैं तो आम इंसान पर क्या बीतती है। इन्हीं वजहों से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर पलायन होता है। लोग या तो अच्छे रोजगार की तलाश में विकसित देशों की ओर भागते हैं या फिर युद्ध और राजनीतिक हिंसा से बचकर अपनी जान बचाते हैं। और अब तो जलवायु आपदाएं भी लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रही हैं। इन सारे ऐतिहासिक बदलावों और आज की सच्चाइयों को देखने के बाद सिर्फ एक ही बड़ा सवाल जहन में गूंजता है। जैसे जैसे ये डिजिटल क्रांति और बदलती सीमाएं हमारी दुनिया को नया आकार दे रही हैं, आने वाली सदी का असली सिकंदर कौन सी जियो स्ट्रैटेजी तय करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस दुनिया की बिसात को बहुत ध्यान से देखते रहने पर मजबूर कर देता है।